Good afternoon, Parul. Clearly audible? Am I clearly audible? Good afternoon to all. Good afternoon, Abhishek. So very good afternoon to all. ठीक है, मुझे बहुत सारे बच्चों का होमवर्क मिल गया है, ठीक है, एंड काफी लोगों ने बहुत अच्छे से उसको बनाया और बिल्कुल सही आंसर्स निकाले और बिल्कुल सही तरीके से प्रूफ किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको होमवर्क जो है वो अपना सबमिट करना रहेगा, ठीक है, आगे भी। और अगर कोई डाउट आएगा तो आज, जैसे कि आज की क्लास में हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, उसी तरीके से आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करूंगा विद द डिस्कशन ऑफ द होमवर्क। तो अगर किसी को कोई चीज में दिक्कत आएगी तो पहले हम वो चीज क्लियर करेंगे एंड देन वी विल स्टडी फर्दर, ठीक है। तो थोड़ी ही देर में हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक देयर रिमेन्स 1 minute, so after 1 minute we will start our lecture. Okay, so you can discuss your doubts with me. So मैं स्टार्ट करना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन ऑफ द डाउट्स। तो किसी को अगर डाउट है किसी भी तरीके का तो वो माइक ऑन करके पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, तो होमवर्क डिस्कशन, ठीक है। कोई डाउट पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है। मैं यहाँ टाइम दे रहा हूँ 10 सेकेंड। सर एक डाउट है। हाँ बताओ सर 2 sin थीटा और sin 2 थीटा में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है। चलो ये देखो, 2 sin थीटा एंड sin 2 थीटा में क्या डिफरेंस है, इसको अगर देखना है तो सबसे अच्छा चीज होती है कि साइन के अंदर क्या आता है, एंगल। ये एंगल्स हैं। यहां अगर मैं थीटा को 30 डिग्री रख दूं, सपोज मैंने थीटा को 30 डिग्री रखा, तो ये बनेगा 2 sin 30 डिग्री और यहां बनेगा sin 60 डिग्री। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, और ये कितना आएगा, 2 × 1/2, दैट इज इक्वल टू 1। यहां पर जो साइन के अंदर आता है दैट इज द एंगल। तो यहां पर एंगल थीटा है और यहां पर एंगल 2 थीटा है। तो 2 sin थीटा इज नॉट इक्वल टू sin 2 थीटा। समझ रहे हो, डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो और कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है जल्दी से। सर हाँ सर वो 1022.5 जो था वैल्यू निकालनी थी, हाँ हाँ, तो उसमें सर रेशियोज में मतलब साइन की निकल गई और फिर कॉस की निकल गई, तो हम 10 की निकाल सकते थे। तो बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हो। वैल्यू हाँ पुट की है, तो उसके बाद जो कैलकुलेशन सर हाँ, वो थोड़ी ट्रिकी सी हो रही है सर, एक बार थोड़ा उसे बता दें। चलो मैं बता देता हूँ। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। एक बताया था मैंने cos 2 थीटा का और एक मैंने बताया था sin 2 थीटा का, ठीक है। सो cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, या तो फिर ऐसा कर लो कि मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था tan 2 थीटा का, ये मैंने बताया था। क्या आता है इसका फॉर्मूला, कौन बताएगा मुझे? सर क्या 2 tan होगा? थीटा 2 tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही है, 2 थीटा 2। हाँ, अब मुझे चाहिए tan 22.5। सो इफ आई विल पुट थीटा इक्वल टू 22.5, 2 थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। सो मैं यहां पर अगर थीटा को 22.5 रख रहा हूं तो tan 2 थीटा कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री, एंड ये बन जाएगा 2 tan 22.5 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 22.5 डिग्री। सो मैं जानता हूं tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो ये एलसीएम इधर जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर इधर जाएगा और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहां बनेगी एक क्वाड्रेटिक। जरा देखो ध्यान से, तो यहां एक क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है जो कि है कैसी, tan स्क्वायर 22.5, ठीक है, प्लस 2 tan 22.5 -1 इक्वल टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के हमें रूट्स निकालना आते हैं।
तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बनेगा +4 एंड डिवाइड बाय 2a, तो ये बन गया 2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? tan 22.5 डिग्री की वैल्यू। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है -2 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 2 और एक आएगी -2 माइनस 2√2 डिवाइड बाई 2। कौन सी लेनी होगी हमें इन दोनों में से? कोई बताएगा कौन सी सर वैल्यू फर्स्ट लेनी? सर पॉजिटिव वाली वैल्यू। पॉजिटिव वाली, बिल्कुल सही है। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। वी विल टेक पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 22.5 डिग्री इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी थी बस, और आपका आंसर आ जाता tan 22.5 का। अभी भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर हाँ सर डबल एंगल फॉर्मूला जैसे पहले कॉस का निकाल के और फिर साइन का निकाल के या फिर साइन या कॉस का निकाल के तब उससे भी कर सकते हो। हाँ उससे भी कर सकते हो, देख लो जरा। हाँ उससे भी बता देता हूँ। आ गई है मेरी, बस 10 के मतलब रेशियो में रह गया, वो कैलकुलेशन में गलती हो जा रही है फिर आगे। अच्छा कैलकुलेशन में गलती हो रही है, अच्छा जी। 10 की जब पुट कर रहा हूँ तो अच्छा sin 2 थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया तुमने? ये वाला 1 - 2 sin थीटा। बिल्कुल सही है। तो कैलकुलेशन में गलती तो नहीं होनी चाहिए थी। यहां से अगर हम देखें, सर कॉस की निकल आया फिर साइन का निकल आया, 10 में दिक्कत हो रही है। थीटा को 22.5 रख दो, तो यहां से cos 45 डिग्री बनेगा +1/2, इसका अंडर रूट ले लोगे तो मिल जाएगा cos 22.5। यहां से क्या मिलने वाला है तुम्हें? √1 माइनस cos 45 डिग्री डिवाइड बाय 2, यहां से मिलेगा sin 22.5। और अब मैं रेशो ले रहा हूं साइन अपॉन कॉस, तो sin 22.5 डिवाइड बाई cos 22.5, ये क्या बन जाता है हमारे पास? tan 22.5। इसका जब रेशो लोगे तो क्या बन रहा है अंदर? 1 माइनस cos 45 डिग्री अपॉन 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 1 प्लस cos 45 डिग्री। यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1/√2। तो अंडर रूट √2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट √2 प्लस 1। तो अगर पूरा ही रूट में लिख लेता हूं तो एक बनेगा √2 माइनस 1 और एक बनेगा √2 प्लस 1, बस। अब अगर चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो। रेशनलाइज जानते होगे रेशनलाइज कैसे करते हैं? तो रेशनलाइज जब करोगे तो √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 क्या बन जाएगा? ये तो बाहर आ जाएगा √2 माइनस 1, डिवाइड में क्या आ जाएगा? a² माइनस b² यानी 1। तो दिस इज द आंसर। आई थिंक यही दिक्कत आ रही होगी, रेशनलाइज नहीं किया होगा। समझ गए? यस सर। चलो अच्छा, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। योग हमने कुछ नहीं किया है, डबल एंगल वाले फॉर्मूले लगाए हैं। एक बार cos 22.5 निकाल लिया और एक बार sin 22.5 और दोनों का रेशियो ले लिया है, तो tan 22.5 आ गया। cos 45 की वैल्यू हमें पता ही होती है। चलो तो आई थिंक डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, या अभी और रह गया है तो पूछ सकते हो, लेकिन पूछना होगा, समझ रहे हो? बताना होगा अपनी प्रॉब्लम्स को। 2 sin थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 2 sin थीटा का फॉर्मूला नहीं होता, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। डबल एंगल का फॉर्मूला होता है, सिंगल एंगल का फॉर्मूला नहीं होता। चलो हाँ, लेकिन अगर तुम जैसे साइन थीटा को ही लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2।
जिस तरीके से अगर तुम साइन 2 थीटा लिखते हो, क्या लिखते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो अगर यहाँ 2 थीटा थीटा के बराबर है तो फिर इधर हाफ आता है, इधर 2 थीटा का हाफ आया तो कितना आया, थीटा, तो इधर थीटा का हाफ आएगा तो थीटा बाई 2 आएगा। चलो, तो ये था। साइन थीटा कभी भी, साइन थीटा कभी भी 2 नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, 2 के बराबर कभी नहीं हो सकता। साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है। सर एक बार आप फॉर्मूला बता दो जो आपने tan 22.5 डिग्री में लगाया था। वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। ओके सर। चलो, और कुछ तो नहीं पूछना है तो पूछो जरा माइक ऑन करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम, और वेक्टर्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हैं। वेक्टर्स में हमने काफी सारी चीजें देख ली थी, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कर रहे थे हम, और हमने इक्वल वेक्टर्स देख लिए थे, इक्वल वेक्टर, ठीक है। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ द वेक्टर, दैट इज नेगेटिव वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स इज नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं वो देखते हैं अब हम, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो दीज आर द वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट। तो हम बोलेंगे द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, समझ रहे हो। एंड ठीक है, दे शुड रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसा भी मैं एक एग्जांपल दूंगा उससे क्लियर होगा ये सारी चीजें। जैसे सपोज करो, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहां, इफ F वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है, F वेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन आई कैप, देन इट्स नेगेटिव वेक्टर, विल बी F1 वेक्टर, और F1 वेक्टर किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ F वेक्टर, यानी माइनस ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन और माइनस का आई कैप, समझ रहे हो। तो यहां से तुम देख सकते हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, हाँ बिल्कुल। सो दीज आर द अपोजिट वेक्टर्स विद 180 डिग्री एंगल। तो देखो 5 न्यूटन जो था, मतलब जो F वेक्टर था वो इस तरफ था, अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं F1 वेक्टर देखूं तो F1 वेक्टर हो गया जस्ट अपोजिट, कितना एंगल घूम गया यहां से, 180 डिग्री, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। नोट डाउन करो इसको। नेगेटिव वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल, देखो बिल्कुल सही है, दीज आर द एंटी पैरेलल वेक्टर्स एंड कोलिनियर ऑल्सो, समझ रहे हो। लेकिन एक बात याद रखनी है, नेगेटिव वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स में एक ही डिफरेंस है, नेगेटिव वेक्टर हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे एक मैंने वेलोसिटी ले ली और एक मैंने फोर्स ले लिया,
तो ये एंटी पैरेलल है और नेगेटिव वेक्टर नहीं है। क्लियर? तो दीज आर एंटी पैरेलल। ये कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल का सिंबल ऐसा, बट नॉट नेगेटिव वेक्टर। क्यों नहीं है? क्योंकि एक है फोर्स और एक है वेलोसिटी, और कंडीशन होती है नेगेटिव वेक्टर्स की कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना चाहिए। नोट करो इसको, कोई डाउट है तब पूछो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, और आप मुझे आंसर देना। क्वेश्चन ये है पहला, all equal vectors are parallel, all equal vectors are parallel, but all parallel vectors are not equal। सही है या गलत? ये स्टेटमेंट सही है या गलत? कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ रहे हो? जैसे ये F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जैसे इसका भी 5 इसका भी 5, ठीक है, और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सो ये पैरेलल भी है क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। लेकिन अगर मैं सिर्फ पैरेलल वेक्टर्स बना दूं, जैसे कि इसकी मैंने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया 5, ये है मीटर पर सेकंड में, और ये है फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। डायरेक्शन भले ही सेम है, तो ये थीटा इक्वल टू फिर से क्या हो गया? 0 डिग्री। तो दीज आर पैरेलल नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि ये दोनों नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट, all negative vectors are anti-parallel, but all anti-parallel vectors are not negative vectors, are not negative vector। इसका रीजन हम देख ही चुके हैं, ठीक है। सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होनी चाहिए नेगेटिव वेक्टर्स के लिए। तो दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे नोट डाउन होने के बाद, डन भेजेंगे, जिससे फिर मैं आगे बढ़ पाऊं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो रितांशु, वेरी नाइस। चलो रितांशु का भी हो गया, आयुष का भी हो गया, अजय, ओके गुड। चलो तो आई थिंक सबका हो गया है। सिंपल सी चीजें हैं, कुछ कठिन नहीं है ज्यादा। अब हम 6th नंबर के वेक्टर्स पर आते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स। अब ये कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया? एक ही प्लेन में, समझ रहे? एक ही प्लेन में। तो इसकी जब डेफिनेशन देखेंगे तो लिखेंगे द वेक्टर विच lie
in the same plane, the vectors which lie in the same plane, ठीक है, are called coplanar vectors, are called coplanar vectors. सो प्लेनर मतलब प्लेन की बात की जाए अगर, तो जल्दी से मैं बता देता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है, समझ रहे, ये वाला जो प्लेन है जो वाई और एक्स से मिलकर बना है, इस प्लेन को बोलते हैं कौन सा वाला, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये जो प्लेन है, ये नीचे वाला, ठीक है, इस प्लेन को बोलते हैं एक्स जेड प्लेन, ठीक है। और ये वाला जो प्लेन है, देखो ये वाला, ठीक है, ये जो वर्टिकल में, ये वाला कौन कौन सी एक्सिस से मिलकर बना है, वाई और जेड, तो इसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो ये दीज आर द प्लेन्स। तो अगर कोई वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते हैं तो उन वेक्टर्स को बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो जैसे अगर मैं ये वाले वेक्टर्स देखूं, जिसमें ये दोनों वेक्टर्स ले लिए मैंने, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर्स कौन से वाले प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स जेड प्लेन। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द कोप्लेनर वेक्टर्स, आर द कोप्लेनर वेक्टर्स, they lie in the same plane, they lie in xz plane. क्लियर। सो कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब जो सेम प्लेन में लाई करे। नोट करेंगे इसको, छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, जैसे ही हो जाए मुझे डन करके भेजना, कमेंट करो। ओके, वेरी नाइस। आई थिंक रितांशु ने स्पीड पकड़ ली है, वेरी गुड, सभी ने पकड़ ली, बहुत बढ़िया। सर हाँ सर एक बार ये डायग्राम दोबारा समझा दो। ये देखो, ये डायग्राम कैसा है कि भाई y और x एक्सिस से मिलकर जो प्लेन बना है उसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, और ये जो z और x एक्सिस से मिलकर जो प्लेन बना है ये है एक्स वाई प्लेन, सॉरी एक्स जेड प्लेन। और ये वाला जो प्लेन है जो सिर्फ z और y एक्सिस के अलोंग है वो है वाई जेड प्लेन। समझ रहे हो इस चीज को। तो जैसे ये बताओ, ये बोर्ड कौन सा प्लेन हुआ, बोर्ड इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स वाई प्लेन। बिल्कुल सही है, एक्स वाई प्लेन, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, ठीक है, आर वेक्टर से। तो डेफिनेशन अगर हम इसकी देखते हैं तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट या और गिव द लोकेशन of an object, ठीक है, with respect to a reference point, with respect to a reference point, और reference point का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर देखें तो जनरली रेफरेंस पॉइंट जो लिया जाता है, रेफरेंस पॉइंट वो लिया जाता है ओरिजिन मतलब कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0,0,0, ठीक है। तो अब जरा देखो ध्यान से,
सो अगर हम हमारी एक्सेस बना लें, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज अवर जेड एक्सेस। सो अगर मेरा ये पॉइंट है पी पॉइंट और दिस इज अवर ओरिजिन, तो पी पॉइंट की जो लोकेशन होगी विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, उसको शो करेंगे हम इस वेक्टर से जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएगा, और इसकी हेड कहां होगी? टुवर्ड्स द पॉइंट पी। तो ये जो वेक्टर है दिस इज द पोजीशन वेक्टर, समझ रहे हो? तो यहां जो आर वेक्टर मैंने बनाया है दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? मान लिया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू, WRT से लिख रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो हम अगर आर वेक्टर लिखें तो ध्यान से देखो, आर वेक्टर यहां पर कैसे लिखा जाएगा? आर वेक्टर लिखा जाता है कैसे? ध्यान से सुनो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जर्वर, तो मैं एक्सओ लिख रहा हूं ऑब्जर्वर के लिए, इनटू आई कैप, प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, दिस इज जे कैप, प्लस z कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p माइनस z कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जर्वर इनटू k कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। वंस अगेन, चलो वेरी गुड। सर लास्ट वाला एक बार। हाँ, लास्ट वाला फिर से बता रहा हूं। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमने मान लिए x, y, z। तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है किसकी? पॉइंट p की। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के पॉइंट के रिस्पेक्ट में। सो मैं लिखूंगा पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट माइनस ऑब्जर्वर का x कोऑर्डिनेट जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, इनटू आई कैप, प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जर्वर इनटू j कैप, प्लस zp माइनस z ऑफ k कैप। इसी तरीके से सो अगर हम यहां पर ओरिजिन ले रहे हैं, टेकन ओरिजिन एज अ रेफरेंस या ओरिजिन 0,0,0 एज द ऑब्जर्वर, तो यहां पर कितना हो जाएगा? आर वेक्टर बनेगा कितना? x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 जे कैप प्लस z माइनस 0 के कैप। ये बन गया। ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो देखो, ऑब्जर्वर की जगह हमने आप किसके कोऑर्डिनेट्स रख दिए? ओरिजिन के। और P पॉइंट की जगह कौन से कोऑर्डिनेट रख दिए? जो इस पॉइंट के थे, x, y, z। तो ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। नोट करेंगे इसको जल्दी से, सिंपल सा है। तो ये लाइन जो मीट कर रही है ओरिजिन से लेकर पॉइंट P तक, ये जो एरो है ये आपका वेक्टर है। कौन सा वाला? पोजीशन वेक्टर। किस पॉइंट का? P पॉइंट का। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये ZP माइनस ZO क्यों कर रहे हैं जब P पॉइंट तो XY प्लेन में लाई कर रहा है? कहां कर रहा है? XY प्लेन में। XYZ है, देखो जरा। अगर सिर्फ XY प्लेन में लाई करता तो Z कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता, पर ये कहीं 3 डायमेंशनल है, समझ रहे हो? इसका यूज अभी देखेंगे हम थोड़ी देर में। इसका यूज हम देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर का यूज कहां आता है। ठीक है, तो ये याद रखना। सो इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जब हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, सो पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स on the observer location, on the observer coordinate। ऑब्जर्वर के कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है पोजीशन वेक्टर। नोट करो इसको। अगर ओरिजिन की जगह कुछ और ले लोगे तो पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा।
लेकिन जनरली ओरिजिन लिया जाता है, जनरली। हो गया ये सब? ठीक है, तो ये नोट डाल के जरूर लिख लेना यहां पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और दिस इज द पोजीशन वेक्टर डेफिनेशन। ठीक, और नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। द वेक्टर which gives the shortest path, ठीक है, to reach from one position to other position या to the second position। तो जैसे देखो, इसको अगर समझे हम, तो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको मैं एस वेक्टर लिख रहा हूं, यह होता है चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो सपोज करो जैसे कि हम अगर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं, ठीक है, और दिस इज अवर ओरिजिन। ओरिजिन एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, दिस इज x1 y1 z1, ये मेरा ए पॉइंट है, और ये मेरा बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं यहां पर x2 y2 z2। दिस इज माय बी कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैं यहां से यहां आया हूं, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। तो ये वाला जो एरो देख रहे हो, ए से बी वेक्टर वाला, ठीक है, ये ए से बी जाने वाला जो वेक्टर है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज अवर एस वेक्टर, दिस इज अवर एस वेक्टर, समझ रहे, दिस इज अवर एस वेक्टर। तो ये वेक्टर कैसे निकाला जाता है? देखो, इसको अगर मैं ऑब्जर्वर मानूं तो मेरा जो ए पॉइंट था वो पहले इस पोजीशन पे था, x1, y1, z1 पे। तो ये जो वेक्टर था इसको मैंने मान लिया r1 वेक्टर या r इनिशियल वेक्टर, चलो r1 मान लेता हूं। और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है जिसको मैंने मान लिया ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, दिस इज अवर r2 वेक्टर। तो ये जो s वेक्टर बन रहा है, ये कितना बनेगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, दिस इज अवर s वेक्टर। ये ध्यान से सुनो, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? तो जैसे ए से हम कहां गए हैं, बी की तरफ गए हैं, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। देखो, ए पर थे और कहां गए हैं, बी पर गए, तो ए से बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो बता रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन वेक्टर जो कि बी का है और इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो कि ए का है। तो ए वाले को r1 वेक्टर नाम दे दिया और बी वाले को r2 वेक्टर। तो r2 वेक्टर में से r1 वेक्टर घटा दो, क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट होता भी क्या है? चेंज इन पोजीशन। लेकिन वेक्टर निकालना है तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पहले पोजीशन वेक्टर r1 था, फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 है, तो फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, चेंज आ जाएगा। बहुत ही सिंपल।
ठीक है, तो बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहां से देखें तो देखो R2 वेक्टर कितना है भाई हमारे पास, R2 वेक्टर अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखें तो कितना आएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये बन गया हमारा R2 वेक्टर। माइनस R1 वेक्टर कितना बनेगा, x1 i कैप प्लस y2 j कैप, सॉरी y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो क्या बनेगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये बन गए हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चेंज इन x कोऑर्डिनेट, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेक्टर पर ही पूरी फिजिक्स टिकी हुई है, ये बात याद रखना। अगर वेक्टर समझ में नहीं आया तो फिजिक्स में हमेशा गड़बड़ करते रहोगे, इसलिए बहुत ही सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट इनटू आई कैप, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट इनटू जे कैप, चेंज इन जेड कोऑर्डिनेट इनटू के कैप, ये बन गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नोट कर लो। जैसे ही नोट हो जाए मुझे बताना। ओके, ठीक है। तो अब जैसे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, ठीक है, टू अ पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 1, 4। फाइंड पहला उसने पूछा पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, B पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, चलो Q विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तीसरा उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, और D उसने पूछा डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और लास्ट पूछा उसने पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P। ये WRT जो मैं लिख रहा हूं ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है, समझ रहे हो, शॉर्ट फॉर्म में। चलो, तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इन्हें करना है, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस है। मैं टाइम दे रहा हूं आपको 1 मिनट, करने की कोशिश करो, जिससे कि जब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन लिख लो, तो मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं।
चलो देखते हैं। पोजीशन वेक्टर पूछा है पी का, क्यू का, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डायरेक्शन, फिर पोजीशन। ओके चलो देखते हैं। पहला फर्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले हम बना लेते हैं अपनी एक्सेस। तो दिस इज अवर एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस। ठीक है, सो ये बन गई हमारी एक्सेस। अब अगर हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं 0,0,0। सो अगर मैं 1,2,3 लोकेट करूं तो मुझे x पे 1 जाना पड़ेगा, y के अलोंग 2 एंड देन z के अलोंग 3। ठीक है, तो मेरा कोई पॉइंट जो आएगा वो कुछ इधर आएगा। ये मैंने p पॉइंट मान लिया, दिस इज कोऑर्डिनेट 1,2,3। तो ये वाला जो वेक्टर होगा दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p यहां से मिल गया मुझे 1 - 0 i कैप प्लस 2 - 0 j कैप प्लस 3 - 0 k कैप। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। तो मिल गया i कैप प्लस 2 j कैप एंड प्लस 3 k कैप। ठीक है, i कैप का मतलब क्या है, 1 इंटू आई कैप। अच्छा, अब पॉइंट q देखते हैं 2,1,4। चलो तो ये कहीं इधर हो गया, दिस इज द पॉइंट q 2,1,4। ठीक, अच्छा तो ये वाला जो पोजीशन वेक्टर था ये तो आरपी वेक्टर था, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर हो गया ये आरक्यू वेक्टर हो गया। सो आरक्यू वेक्टर अगर मेरे से लिखना है तो मैं लिखूंगा 2 - 0 आई कैप प्लस 1 - 0 जे कैप प्लस 4 - 0 के कैप। तो ये आ गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप एंड प्लस 4 के कैप। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास एक आंसर आ गया, ये दूसरे का आंसर आ गया। सी चाहिए हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, पी से क्यू। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा हो गया हमारा, पी से क्यू वेक्टर वाला। तो ये कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर दैट इज क्यू माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर दैट इज पी। तो माइनस करो क्यू में से पी को, तो 2 में से 1 गया तो आई कैप, जे में से ये जाएगा माइनस का तो माइनस का जे कैप, या चलो मैं माइनस करके बता देता हूं एक बार। 2 - 1 आई कैप प्लस 1 - 2 जे कैप प्लस 4 - 3 के कैप। कितना हो गया, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, अब बात आती है मेरे तीसरे क्वेश्चन की, सॉरी चौथे क्वेश्चन की। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे दी जाए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा था हमारे पास, पी क्यू वेक्टर। इसकी अगर डायरेक्शन देनी है तो हमें कौन से वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है डायरेक्शन के लिए, कोई बताएगा? सर पोजीशन वेक्टर। नहीं, यूनिट वेक्टर। तो पी क्यू जो वेक्टर है उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा, वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। बिल्कुल। तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू वेक्टर कितना था, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमने सीखा है। तो यहां से क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय √3। नोट करो इसको जल्दी से, और इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। मैग्नीट्यूड निकालना आता है, समझ नहीं आया रितांशु, कोई बात नहीं। अच्छा मैग्नीट्यूड, चलो माइक ऑन करो, पारोल माइक ऑन करो जरा। यस सर। पारोल, हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था। नो सर।
अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालना नहीं सीखा था, चलो कोई बात नहीं। तो अभी फिलहाल के लिए इसको लिख लो, हम मैग्नीट्यूड अभी थोड़ी देर में सीख लेंगे, ठीक है। इसको अभी बस ऐसे ही लिख लो जैसा लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, डी पार्ट को अभी थोड़ी देर में तुम जान जाओगे, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है दितांशु। सर डी पार्ट, हाँ सर आपने ये तो बताया था कि हाँ, ये तो बताया था, पर ये मैग्नीट्यूड निकालना नहीं बताया होगा। यस सर। हाँ, तो ये अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, फिलहाल के लिए इसको लिख लो। अच्छा, लास्ट पार्ट बचा हुआ था, जैसे ई पार्ट पूछा है उसने, ठीक है, उसने पूछा पोजीशन ऑफ क्यू पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो मुझे ये बताओ ये कौन सा वाला वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर होगा। ये वेक्टर किसके बराबर होगा, एस वेक्टर के बराबर। और ये एस वेक्टर ही क्या बता रहा है, ये एस वेक्टर बता रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी पॉइंट। अब ऑब्जर्वर कौन हो गया, पी हो गया, और पॉइंट कहां से आ गया, क्यू पॉइंट आ गया। तो अब हम पी से क्यू की तरफ जाएंगे तो वो है क्या, वो एस वेक्टर ही तो है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी इज नथिंग बट एस वेक्टर, ये एस वेक्टर के बराबर ही होगा, समझ रहे हो। और ये कितना है, आई माइनस जे प्लस के। नोट करो इसको, और कुछ अगर डाउट है तो पूछो। ठीक है, हटा रहा हूं मैं अब इसको पूरे को। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर सबसे पहली हेडिंग है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम वेक्टर्स का एडिशन कैसे किया जाता है वो देखना है हमें, ठीक है। तो एडिशन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड कब बताओगे सर? मैग्नीट्यूड, हाँ इसके बाद, वेक्टर अलजेब्रा के बाद, ठीक है। ओके सर। चलो तो देखो जरा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए, ठीक है, फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास 3 लॉज हैं। पहली होती है ट्रायंगल लॉ, ठीक है, दूसरी होती है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक, और तीसरी होती है पॉलीगन लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रायंगल लॉ। सो ट्रायंगल लॉ में क्या कहता है, जरा देखो समझो जरा। ट्रायंगल लॉ में बोलता है फॉर एडिशन ऑफ 2 कोप्लेनर वेक्टर्स, फॉर एडिशन ऑफ 2 कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, हम क्या करते हैं, ऐसा सोचो, if in a triangle the two sides in the same order, the two sides in the same order, the two sides in the same order represents the two non-zero vectors, represents the two non-zero vectors, ठीक है।
then the third side in opposite order equal to the sum of the other two vectors, जरा देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब इसको देखो जरा। सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है ऐसा, दिस इज अवर ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर मैंने ले लिया है इस डायरेक्शन में, दिस इज बी वेक्टर, और एक वेक्टर ले लिया मैंने ये वाला, दिस इज सी वेक्टर। तो जरा ध्यान से देखो, ए और बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये कैसे ऑर्डर में है? ये सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये सेम ऑर्डर में है, इनका ऑर्डर क्या है? सेम है। लेकिन जो सी वेक्टर है वो अपोजिट ऑर्डर का है, अपोजिट ऑर्डर ऑफ ए एंड बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये बोलती है कि अगर कोई ट्रायंगल बना रहे हैं तीन वेक्टर, उसमें से दो साइड्स अगर सेम ऑर्डर में है और तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में है, तो जो सेम ऑर्डर की साइड्स हैं उनका जो सम होगा वो तीसरी साइड के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों सेम ऑर्डर में है क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, और सी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में। तो ए और बी जो दो साइड सेम ऑर्डर की, उनका जो सम होगा वो तीसरी साइड जो कि अपोजिट ऑर्डर के उसके बराबर होगा। नोट करो इसको। कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको ऑर्डर्स का ध्यान रखना है। सेम ऑर्डर्स वाले हैं उनको एक जगह रखना है, अपोजिट ऑर्डर वाले को अलग जगह। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बेसिस पर पूरा वेक्टर अलजेब्रा टिका हुआ है। तो जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स ले लेता हूं, जैसे एग्जांपल्स अगर हम ले तो कोई भी ट्रायंगल ले लिया, सपोज कुछ ऐसा, ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, एंड जरा ध्यान से देखो यहां पर सी वेक्टर। तो देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो सी और बी वेक्टर कैसे हैं? सेम ऑर्डर में, इसकी हेड और इसकी टेल, लेकिन ये हेड हेड आ गया। तो ए जो है वो अपोजिट ऑर्डर का है किससे? सी और बी के। तो सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो, तो ये थी ट्रायंगल लॉ। अब आते हैं हम पैरेललोग्राम, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा में अब हम सेकंड पॉइंट पर आ चुके हैं, मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये लॉ क्या कहता है जरा देखो ध्यान से। मैं पहले तो आपको एक छोटा सा डायग्राम बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो सपोज करो ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, दिस इज अवर ए वेक्टर, थोड़ा सा इधर बना देता हूं, दिस इज अवर ए वेक्टर एंड दिस इज अवर बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल ले लिया हमने थीटा, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये बी वेक्टर को मैं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं यहां पर, ठीक है, दिस इज
बी वेक्टर, और ए वेक्टर को भी मैं यहां ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं, दिस इज ए वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो थीटा। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं तो ठीक है, जरा देखो। तो ये दो वेक्टर्स की मदद से हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम तो बना लिया, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, दो डायगोनल। तो ये वाला जो डायगोनल है, जो ए और बी वेक्टर के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है इक्वली बाइसेक्ट करे, कुछ अल्फा एंगल मैंने यहां मान लिया। ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल का जो वेक्टर होगा, ये मुझे बताएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ रहे हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो मैं अगर यहां से एक स्टेटमेंट बनाना चाहूं इस डायग्राम से अगर मैं एक स्टेटमेंट बनाना चाहूं, तो ये बना सकता हूं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ द टू वेक्टर्स, समझ रहे हो, विद द हेल्प ऑफ टू वेक्टर्स, with the help of two vectors, ठीक है, the sum, या फिर ऐसा लिखो, ये तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, the sum of the two vectors, the sum of the two vectors is given by the diagonal, is given by the diagonal of the parallelogram, is given by the diagonal of the parallelogram, ठीक है, formed with the help of two vectors, formed with the help of two vectors। समझ रहे हो? तो जो सम है ए और बी वेक्टर का, जो सम है वो कौन दे रहा है, वो ये वाला डायगोनल दे रहा है। समझ रहे हो? सो अगर हम यहां पर फॉर, अब जरा देखो डेरिवेशन कर रहा हूं, फॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हमने ये फिगर बनाया है, समझ रहे, हमने ये पैरेललोग्राम बनाया है, ठीक है। सो वी कंस्ट्रक्ट दिस पैरेललोग्राम, बी वेक्टर और ए वेक्टर से हमने मिलकर ये पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, एंड दिस इज अवर डायगोनल। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी मुझे इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, दिस इज अ मैग्नीट्यूड, ये किसके बराबर होगा, ये मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके, लेंथ ऑफ डायगोनल के बराबर। सोच के देखो, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो ये लेंथ जो डायगोनल की है इसके बराबर होगा मैग्नीट्यूड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेक्टर की जो लेंथ होती है, यानी जो एरो की लेंथ होती है, वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी होगी। तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमें कैलकुलेट करना होगा। अब देखो वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैं ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा हूं, समझ रहे हो, मैं इसको नाम दे रहा हूं पी क्यू, ठीक है, दिस इज आर, दिस इज एस, और इसको मैं नाम दे रहा हूं टी। तो मैंने एक ट्रायंगल कंप्लीट किया यहां पर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आर टी परपेंडिकुलर। सो अगर हम यहां से देखें तो दिस इज ऑल्सो बी। मुझे बस इतना बताओ, इसकी जो लेंथ है, ये वाले जो ट्रायंगल की मैं अगर बात कर रहा हूं, ये ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये वाली जो लेंथ है ये है मॉड बी के बराबर, ठीक है, और ये जो लेंथ होगी ये कितने के बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी मॉड बी कॉस थीटा के बराबर, और ये लेंथ कितने के बराबर हो जाएगी, मॉड बी साइन थीटा के बराबर। सोचकर देख लो, विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल,
ठीक है, फॉर्मूला लगा के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर कि भाई हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा, और विद द हेल्प ऑफ कॉस थीटा बेस पता लग जाएगा। क्लियर? सो अब मैं अगर यहां से देखता हूं, दिस इज, ये है Q पॉइंट, ये है P पॉइंट, ठीक है, तो देखो मुझे चाहिए ये वाला डायगोनल, तो ये लेंथ किसके बराबर है? दिस इज मॉड A, ठीक है, एंड दिस इज मॉड B। तो ये अगर मुझे को डायगोनल चाहिए ये वाला PR, तो मैं क्या कर सकता हूं PR के लिए? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है देखो, तो मैं अगर PR निकालना चाहता हूं, लेंथ ऑफ द डायगोनल मतलब PR की लेंथ, दिस इज R, सो मॉड ऑफ PR अगर निकालना चाहें तो फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये टोटल कितना हो गया? दिस इज, ये टोटल बेस हो गया, कितना हो गया? मॉड A प्लस मॉड B कॉस थीटा, ये टोटल बेस हो गया, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अगर मेरे को हाइपोटेनियस निकालनी है तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगी? बेस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो ये बनेगा मॉड A प्लस मॉड B का कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस मॉड B का साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास सॉल्व करके मिलता है मॉड A का होल स्क्वायर एंड मॉड B का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये वाला जो वेक्टर बन रहा है, ये PR वेक्टर, ये इससे कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, ठीक है। तो अगर हम अल्फा निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं tan अल्फा की मदद से। परपेंडिकुलर हो जाएगा मॉड B साइन थीटा, और बेस हो जाएगा इन दोनों का सम, जो कि है कितना? मॉड A प्लस मॉड B का कॉस थीटा। सोच लो, और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो। ये बात समझ में आ रही है? यहां से यहां कैसे पहुंचोगे? एक बनेगा कॉस स्क्वायर, एक बनेगा साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो वो अकेला बचेगा मॉड B स्क्वायर, और एक तो 2 मॉड A मॉड B कॉस थीटा इधर से आएगा ही आएगा। लास्ट वाला ये कितना है? tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है? मॉड A प्लस मॉड B कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कितना है? मॉड B साइन थीटा। सोच लो, कोई दिक्कत आए तो पूछो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है, जैसा चाहे। क्लियर? चलो हटा रहा हूं मैं इसको। अब हो गया सभी का? तो कमेंट करो। मैंने फिर से बोलना पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बोला था आपसे कि जैसे ही हो जाए कमेंट करा करो। रितांशु का हो गया, वेरी गुड। चलो अजय का भी हो गया, आई थिंक बहुत सारों का हो गया है। जिसका नहीं हुआ वो कमेंट कर सकते। चलो हो गया सबका, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब जरा देखो ध्यान से। एक वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। एक वेक्टर है जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब समझते हो? फाइनल रिजल्ट। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर विच गिव्स
the effect of all vectors, a vector which give effect of all vectors. समझे? इस चीज को कैसे समझेंगे जरा देखो ध्यान से। मान लो कि ये दो फोर्स लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, समझ रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, एक लग रहा है F1 5 न्यूटन और एक लग रहा है F2 5 न्यूटन या 10 न्यूटन कर लो। सो मैं अगर इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना चाहूं तो रिजल्टेंट अगर हम देखें, रिजल्टेंट ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, समझ रहे हो? तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? दैट इज F रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, तो यहां से अगर देखोगे तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 5, दोनों जुड़ गए। 10 न्यूटन आई कैप, ये भी आई कैप में है, ये भी आई कैप में। ठीक है, लेकिन अगर ये तो हो गया एक एग्जांपल छोटा सा। ठीक, तो रिजल्टेंट वेक्टर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जितने भी वेक्टर्स होते हैं जो किसी बॉडी पर लग रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उन सभी को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो जैसे R1 वेक्टर या फिर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इन सभी को ऐड अगर कर दोगे तो रिजल्टेंट मिल जाएगा इन सभी का। समझ रहे हो? इन सभी का क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट। तो जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दिस इज एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और इस पर अगर हम देखें तो देखो ये जो मैंने वेक्टर बनाया था ना 10 न्यूटन, तो अब मेरे को ये दोनों वेक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, अब इस ब्लॉक पर सिर्फ एक वेक्टर बनाऊंगा, दैट इज FR वेक्टर। हाँ सर, बट F2 वेक्टर तो 10 है ना? अच्छा 10, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, 15 हो जाएगा ये। सर एक बार रिपीट कर दो। देखो दो वेक्टर्स का सम या दो से ज्यादा वेक्टर्स का सम अगर हम कर दें वेक्टर्स के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है? उन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि जो अलग अलग वेक्टर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, रिजल्टेंट वेक्टर वो इफेक्ट अकेले ही प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन वो रिजल्टेंट वेक्टर निकालते कैसे हैं? वेक्टर्स का सम कर दो डायरेक्टली, सिंपल। समझ रहे हो? तो हम अगर यहां पर वेक्टर्स का सम कर रहे हैं तो दोनों वेक्टर्स का सम कैसे हो गया? 5i कैप प्लस 10i कैप दैट इज इक्वल टू 15i कैप न्यूटन। ये आ गया हमारे पास। तो हम अगर रिजल्टेंट वेक्टर लगा रहे हैं ना 15i कैप, तो वो इन दोनों की जगह काम कर रहा है अकेला। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, कैन बी इक्विवेलेंट। समझ रहे हो? अब हमें दो वेक्टर्स लगाने की जरूरत नहीं है, अब हम सिंगल वेक्टर से ही वही काम करवा रहे हैं जो यहां दो वेक्टर्स कर रहे थे। जैसे मैं अगर एग्जांपल 2 बात करूं, जैसे कोई अगर एक ब्लॉक है और उस पर एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो ये हो गया F1 दैट इज 5i कैप, और ये हो गया F2 दैट इज माइनस 5i कैप, माइनस इस तरफ। तो रिजल्टेंट कितना आएगा इन दोनों का? साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी फोर्स नहीं लग सकता, जीरो आएगा। बिल्कुल। तो अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर निकालूं तो मैंने निकाला कैसे? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर कर दिया। F1 वेक्टर कितना है? 5i कैप, और F2 वेक्टर कितना है? माइनस 5i कैप। तो कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब है कि इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इस पर अगर तुम कोई भी फोर्स नहीं लगाओगे ना, तो ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है बस, और इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो हम इस डायग्राम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। समझ रहे हो? हाँ पूछो पूछो, मैं पढ़ नहीं पाया कमेंट, माइक ऑन करके पूछो। तो ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि सिंपल कैसे निकालते हैं? सम करके, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। हाँ सर, अगर आई कैप और मतलब कोई दूसरा
होने दो। वेक्टर हो तो आई आई वाले एक तरफ जोड़ देना और जे वाले एक तरफ जोड़ देना। अभी मैं करवाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो चलो देखो, तो जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल, तीसरा ले लेता हूं। एक कोई भी ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है कितना, F1 दैट इज 5i कैप, और एक लग रहा है इधर से F2 दैट इज 5j कैप, ठीक। तो अगर हमसे रिजल्टेंट पूछा गया यहाँ से, तो रिजल्टेंट वेक्टर के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर कर देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 5i कैप प्लस 5j कैप। तो 5i कैप प्लस 5j कैप कैसे लगेगा, ठीक है, 5i कैप प्लस 5j कैप ऐसे में लगेगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस में है, आई कैप में भी है और जे कैप में भी है। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और वो आएगा कितना, 5i कैप प्लस 5j कैप। क्लियर। तो दिस डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, कैन बी इक्विवेलेंट। तो ये दोनों फोर्स इसको इधर इधर ले जाना चाह रहे थे, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, तो अकेला रिजल्टेंट फोर्स इसको इन दोनों का इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएगा, एंड दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F2 एंड F1। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स की। एक सिंगल फोर्स जो बहुत सारे फोर्सेस का इफेक्ट अकेले ही रिप्रेजेंट कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय द पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन लॉ, जो हमने अभी अभी पढ़ी, ठीक है, फॉर द टू वेक्टर्स, ठीक है। सो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये मेरे को क्या दे रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम। इसका मतलब है कि ये हमें दे रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ये कितना आ रहा है हमारे पास, अंडर रूट, सो दैट इज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्लियर। तो हमारे पास जो ए वेक्टर और बी वेक्टर थे ऐसे, जिनके बीच का एंगल कितना था, थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आया है, अलोंग द डायगोनल। तो ये जो आया है, जो डायगोनल के अलोंग है, ये एक्चुअल में है क्या, दिस डायगोनल इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज जरा लिख लो। इसका मतलब है कि हम इस डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते तो हमारा काम बन जाता, सिर्फ एक रिजल्टेंट से। समझ रहे हो, और कुछ भी नहीं करना है। तो दिस इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम देते कैसे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, जिसका मैग्नीट्यूड आ रहा है ये, ठीक, इसका ध्यान रखना। तो दिस इज मॉड आर, ठीक है। और ये जो हमने निकाला था tan अल्फा, दैट इज ये कितना आया था, मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। तो ये जो अल्फा है यहां पर, अल्फा इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट आर वेक्टर विथ द ए वेक्टर, ठीक है। ये वाला जो आर वेक्टर था, ये ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। नोट करो इस चीज को। फाइनली
तो अगली बार अगर मैं आपसे पूछूं कि दो वेक्टर्स दिए उनका रिजल्टेंट बताना है तो आप सिंपल ऐड करेंगे उनको विद द हेल्प ऑफ देयर डायरेक्शंस। ठीक है, चलो हटा रहा हूं मैं अब। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस। पहला, फर्स्ट, इफ a vector and b vector are parallel, सो अगर a वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल है तो बता जरा इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आना चाहिए। अगर a वेक्टर यहाँ है, b वेक्टर यहाँ है, ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, 0 डिग्री। तो अगर हम a वेक्टर और b वेक्टर निकालकर रिजल्टेंट निकालें इनका तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है रिजल्टेंट का, अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है, 1, तो ये बन जाएगा अंडर रूट मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। यहां से मिलेगा हमें मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, ये मिल गया हमें रिजल्टेंट। इसका मतलब है ये कैसे आया, कहां पर रितांशु, कौन सी चीज कहां कैसे आ गई, बोलो। सर ये ए मॉड और बी मॉड। ये वाला स्टेप तो तुम्हें पता ही है, ये वाला, ये रितांशु माइक ऑन करो। सर ये ऊपर वाला। ये वाला, हाँ सर। अरे ये तो अभी फॉर्मूला निकाला था हमने। ओके सर। और थीटा क्या है यहाँ पर, 0 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा, और वो यहाँ 0 डिग्री है। चलो, तो रिजल्टेंट अगर हम बनाए तो रिजल्टेंट वेक्टर सीधे सीधे मिल गया हमें ये। क्लियर। सेकंड अगर मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा एक बात याद रखना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, this is the maximum value which a vector and b vector can give। मतलब a वेक्टर और b वेक्टर की रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू मॉड a प्लस मॉड b है। क्लियर। तो रिजल्टेंट अगर हम देखें ऑफ a एंड b, ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, मतलब कितनी आएगी, मॉड ए प्लस मॉड बी एट, और ये कब आती है, व्हेन थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, यानी दोनों कैसे होने चाहिए, पैरेलल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पर नोट करो इसको। क्लियर। अब सेकेंड स्पेशल केस क्या है, ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल है तो इसका मतलब है ए वेक्टर अपोजिट साइड हो गया है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और थीटा अगर 180 हो गया तो यहां पर अब cos 180 डिग्री आएगा। cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो ये बनेगा मॉड ए माइनस मॉड बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहां से मिलेगा हमें मॉड ए माइनस मॉड बी। समझ रहे हो। तो रिजल्टेंट जो आप लिख रहे हो वो कितना आ रहा है, मॉड ए माइनस मॉड बी।
समझ रहे हो, इस तरीके से। और ये जो वैल्यू होगी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू विच ए एंड बी कैन गिव, दोनों मिलकर। तो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी की अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम, तो वो मिलेगी मॉड ए माइनस मॉड बी से। कब मिलेगी? जब थीटा कितना होगा? 180। ऑब्वियस सी बात है कि आप दो वेक्टर्स को घटा दो तो मिनिमम मिलेगी, और दो वेक्टर्स को ऐड कर दो तो मैक्सिमम मिलेगी। यही तो कर सकते हैं। नोट करो इसको। ठीक है, सो यहां से हम क्या सीखें? रेंज ऑफ रिजल्टेंट, रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर्स की अगर रेंज पूछी जाए रिजल्टेंट की, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है किसका? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बड़ा होगा या बराबर हो सकता है किसके बराबर? मॉड ए माइनस मॉड बी। और छोटा होगा या बराबर हो सकता है मॉड ए प्लस मॉड बी। तो दिस इज द रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। नोट करो इसको। क्लियर? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए इसे, रेंज। देखो, रिजल्टेंट जो भी आपका आएगा ए और बी का, वो इससे बड़ा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, मॉड ए माइनस मॉड बी से, या फिर मॉड ए प्लस मॉड बी के छोटा होगा हमेशा, या बराबर हो सकता है। क्लियर? ये रेंज है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। किनके? ए और बी के रिजल्टेंट की। ओके सर। ठीक है, तो जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर हम करें तो मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो, क्वेश्चन बनेगा सिंपल सा, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following can't be, cannot be the resultant of, cannot be the resultant of 6 न्यूटन and 8 न्यूटन। फेमस क्वेश्चन है। 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के रिजल्टेंट कौन सा नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन है 4 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 8 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 3 न्यूटन, और चौथा ऑप्शन है 6 न्यूटन। ठीक है, इसका आंसर बता सकते हो जल्दी से? सर 3 न्यूटन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 3 न्यूटन। सभी लोग सोच लो एक बार, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट ऑफ 6 and 8 न्यूटन, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किससे बड़ा हो सकता है? वो होगा 8 माइनस 6 से बड़ा। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और 8 प्लस 6 से छोटा। इसका मतलब है 2 से बड़ा होगा रिजल्टेंट और 14 से छोटा होगा। 2 और 14 से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिजल्टेंट ऑफ 6 न्यूटन एंड, अच्छा एक मिनट, यहाँ ऑप्शन, एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पर 2 न्यूटन दिया था। चलो कोई बात नहीं, मैं ऑप्शन बता देता हूं, फिर तो 3 न्यूटन गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? तो 2 और 14 के बीच में तो कोई भी आ गया। अगर मैं ई ऑप्शन की बात करूं 1 न्यूटन, तो 2 और 14 के बीच में क्या नहीं लाई कर रहा है? 1 लाई नहीं कर रहा है, तो 1 शुड बी द आंसर। मैंने 3 न्यूटन आंसर दे दिया था 2 न्यूटन के हिसाब से, मैंने इधर 2 न्यूटन देख लिया था गलती से। ठीक है,
लेकिन अगर 8 न्यूटन है तो ये 2 से 14 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो 1 न्यूटन जो है वो रेंज में नहीं है, तो दिस इज द आंसर कि 1 न्यूटन जो है वो रिजल्टेंट कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि रिजल्टेंट की रेंज आ रही है 2 से 14 के बीच में। ठीक है, इसको नोट करो और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो हटा रहा हूं मैं इसको अब। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी कोई चीजें देखते हैं। ठीक है, नोट, इंपॉर्टेंट नोट, द रिजल्टेंट of the two vectors, the resultant of the two vectors makes smaller angle with the vector which is greater in magnitude, which is greater in magnitude. जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें इस नोट की, तो देखो अगर ए वेक्टर है जो कि दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड 10 और एक बी वेक्टर है, यहां बना देता हूं, दिस इज बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 या चलो 6 कर लो, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा देख लो जरा ध्यान से, इसका अगर तुम पैरेललोग्राम बनाओगे तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कुछ ऐसे आएगा। और ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल किससे बन रहा है, ए से, और ये एंगल किससे बन रहा है, बी वेक्टर से। तो बताओ कौन सा छोटा है, अल्फा इज स्मॉलर, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, समझ रहे हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये छोटा एंगल बना रहा है किससे, ए वाले से, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा, अल्फा जो है वो स्मॉलर है देन बीटा, बिकॉज मैग्नीट्यूड बड़ा है ए का बी। तो ये बात याद रखना हमेशा कि रिजल्टेंट हमेशा ज्यादा एंगल बनाएगा कम वाले मैग्नीट्यूड से, और छोटा एंगल बनाएगा मतलब टुवर्ड्स जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उस तरफ ज्यादा ये टिल्टेड रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है ये, सिंपल। रिजल्टेंट उस वेक्टर के ज्यादा नजदीक होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। ठीक है, चलो हटा रहा हूं मैं अब इसको। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है छोटा सा, देखते हैं जरा कर पाओगे या नहीं। 1 मिनट निकाल देता हूं मैं। सोचो, इफ mod a vector that is equal to mod b vector and that is equal to mod a plus b vector, ये दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो उसके रिजल्टेंट की बराबर है। ठीक है, सो हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल ढूंढना है। कैसे करेंगे इसको,
हम जानते हैं वी नो डैट कि जो रिजल्टेंट होता है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, इफ मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड ए प्लस बी, ये दिया हुआ है। तो मैं यहां पर इक्वल टू मान लेता हूं, इसको ए मान लेता हूं, लेट ए मैंने मान लिया, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए। ये भी क्या बन जाएगा अंदर, ए स्क्वायर प्लस ये बनेगा 2a स्क्वायर और ये बनेगा कॉस थीटा। यहां से मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं, स्क्वायरिंग, तो ये बनेगा ए स्क्वायर और ये बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से मैं 2a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, यहां से बनेगा 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, सॉरी -1/2। कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब आती है, बता सकते हो? थीटा कितना होना चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब आएगी, 135 डिग्री। 120 डिग्री। कितनी बार याद करवाया था, कॉस 120 नहीं निकाल पाओगे, 90 प्लस 30। सर -√3/2 होता है 120 तो। अच्छा, ये देखो cos 120 कितना होता है, cos 90 प्लस 30, और ये कितना बनेगा -sin 30 यानी -1/2। सर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई, थोड़े से में ही तो गड़बड़ हो जाएगी। ये जेई है, मजाक नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इजी है, पर तभी जब तक कि तुम अपने प्रीवियस जो चीजें पढ़ते जा रहे हो उनको बिल्कुल अच्छे से नहीं समझ लेते, तभी जाकर ये इजी बनेगा। लेकिन अब जो चीजें अगर आप मिक्स करते जाओगे ना तो गड़बड़ होती चली जाएगी, और हो सकता है बीच में तुम फिर ऐसा करो कि छोड़ ही दो कि भाई मिक्सअप हो चुका है। लेकिन मिक्सअप अभी नहीं हुआ है, अभी आपके पास बहुत अच्छा समय चल रहा है, अभी आप सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, कोई डाउट है पूछ सकते हो, इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं आपके पास। अगर ये अभी भी नहीं आया है तो बिल्कुल फ्रीडम होकर पूछो, किसी से कोई दिखाना नहीं है, यहाँ पर कोई बेइज्जती और इज्जत का सवाल नहीं है, सीखने बैठे हो। एक बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, 10 बार तो आएगा। अगर अभी भी डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास 120 डिग्री। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट। क्वेश्चन है द resultant of two vectors a vector and b vector is perpendicular to the vector of smaller magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसके परपेंडिकुलर है वो रिजल्टेंट। आपसे पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। नोट करो क्वेश्चन। जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, वो परपेंडिकुलर है उस वेक्टर के जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा है, स्मॉल है। तो हमें फाइंड द एंगल बताना है बिटवीन द वेक्टर।
तो बताओ क्या करेंगे। हमने क्या सीखा हुआ है, हमने सीखा हुआ है ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये एंगल है थीटा, तो यहां से हमारा जो रिजल्टेंट बनता है डायगोनल के अलोंग, वो यहां से एंगल बनाता है ए से अल्फा। ये एंगल तो थीटा है पर ये एंगल अल्फा है। दिस इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर। सो अब उसने ये बोला कि ये जो एंगल बन रहा है अल्फा, लेट्स अज्यूम कि हमारा जो ए है वो छोटा है किससे, बी वाले से। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मुझे बताओगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या 90 डिग्री दिया हुआ है, अल्फा कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। देखो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो मैंने मान लिया कि ए छोटा है, तो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो अल्फा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सोच लो, ठीक है। सो अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा। सो बाय द फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, tan अल्फा इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। अल्फा कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। सो अल्फा को मैं 90 डिग्री रख रहा हूं। मुझे बताओगे tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब 1/0, जिसको तुम इन्फिनिटी बोलते हो, तो दैट इज 1/0। तो मॉड बी साइन थीटा डिवाइड बाई क्या बन गया, मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास देखो 0 इधर गया और ये चीज इधर गई, तो क्या बन जाएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। ये आ गया किसके बराबर, मॉड ए डिवाइड बाई मॉड बी। कॉस थीटा आ गया माइनस का मॉड ए डिवाइड बाई मॉड बी। तो कॉस थीटा आ गया हमारे पास, तो थीटा भी आ जाएगा। कॉस थीटा किसके बराबर आया, माइनस ऑफ स्मॉल वेक्टर और डिवाइड बाई लार्ज वेक्टर। ठीक है, ये स्मॉल है, ए हमने कैसा माना है, स्मॉल, ऊपर ए आ रहा है नीचे बी आ रहा है, यानी लार्ज आ रहा है। और साइन कौन सा लगा है यहाँ, निगेटिव। ये चीज मत भूल जाना, निगेटिव साइन लगा हुआ है। तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, यहां से थीटा निकल के आ जाएगा इस कंडीशन के लिए, जब रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, छोटे वाले वेक्टर से। नोट करेंगे इसको, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा कि हमें कौन सा वेक्टर स्मॉल मानना है, कौन सा वेक्टर बड़ा मानना दिया है। रहेगा, दिया रहेगा, बिल्कुल दिया रहेगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। ओके सर। बस जब भी आंसर निकालो तो स्मॉल वाला ऊपर रखना है, नीचे लार्ज। ठीक है, ये हो गया डन, आगे बढ़े। ओके, तो अब देखो जरा सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सर फिनिश कर दो सर यहीं पे क्लास। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। चलो, तो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब तुम्हारी शायद दूसरी क्लास भी है। और होमवर्क अब तुम्हें मिलेगा वेक्टर की शीट से, ठीक है। तो मैं पोस्ट कर दूंगा ऑन द ग्रुप,
ठीक, आई विल पोस्ट। तो आप अब होमवर्क करना चालू करोगे वेक्टर से। अगली बार जब लेंगे हम तो सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड देन पॉलीगन लॉ जो अभी रह गया है वो भी पढ़ना है, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहो और कोई डाउट्स वगैरह है, कोई क्वेरी हो तो